जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स का रिवीजन करने वाले हैं और इस रिवीजन को हम मतलब कोशिश करें कम से कम लेक्चर में ख़त्म कर दें। आई होप 3 to 4 लेक्चर्स में हम रिवीजन को ख़त्म कर लेंगे। अगर आप चैप्टर की बात करें, रोटेशनल, जिसको आप आरबीडी रिजिड बॉडी डायनामिक्स बोलते हैं, रोटेशन मोशन बोलते हैं, तो इस चैप्टर की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप हर एक लेक्चर के अंदर इसमें नई चीज़ पढ़ते हैं जो आपके लिए नई होती है। इससे पहले मैकेनिक्स में ऐसा नहीं था। इससे पहले मैकेनिक्स में क्या हुआ, एक चीज़ पढ़ा, वो लंबे टाइम तक चला है। फिजिकल टू हमें पढ़ा, वो 5 दिन तक चला, पूरा एनएलएम निकल गया। फिर सर्कुलर मोशन में पढ़ा, भाई बेसिक चीज़ें 3-4 चीज़ें पढ़ी, वो पूरे रोटेशन का मतलब पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर गई। वर्क पर एनर्जी में 1-2 चीज़ें पढ़ी। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको हर एक दिन एक नया कंसेप्ट, नई चीज़ आपको पढ़नी होगी और उन सबको मिक्स करके सवालों में इम्प्लीमेंट करना है। मतलब जो आपने पहले पढ़ा है वो प्लस अभी जो पढ़ेंगे वो सब मिक्स करके इम्प्लीमेंट करना है। मतलब पूरा जो आपने अभी तक पढ़ा होता है, मतलब क्लास 11 तक, अभी तो आप आगे बढ़ गए हैं। मैं जब रोटेशन जब पढ़ने से पहले जितने चैप्टर पढ़े तो सबका अब मतलब मिक्स करके इसमें जो नया पढ़ेंगे वही मिक्स करके सब मिक्स करके सवाल में डाल देंगे। अब उन सबको आपको दिमाग से सोचना चाहिए, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो इस वजह से चैप्टर थोड़ा सा लोगों को दिक्कत करता है। मतलब जिन लोगों को फिजिक्स से प्यार नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है, और जिनको प्यार है वो भी अगर ढंग से नहीं पढ़ते तो उनको भी दिक्कत हो जाती है इसके अंदर। तो इसके लिए देखिए, इसमें सवालों का कोई अंत नहीं है। मतलब रोटेशन के सवालों का कोई अंत नहीं है। मतलब जेई भी हो सकता है इतना मतलब इतना डिफिकल्ट पूछ रहे कि आपको हवा ही ना लगे। जेई भी ऐसा हो सकता है। 12th में ऐसा नहीं होता। 12th में आपको हवा लग जाती है मोस्टली सवाल लेके, पर कई बार हो सकता है कि रोटेशन के सवाल ऐसे पक्का आ सकते हैं जिसमें आपको देख के आईडी ना लगे भाई कैसे होगा। और बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं, हर एक चीज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही है। आपने कुछ भी बोला, भाई साहब एक रस्सी बांध के एक कोई डिस्क है उसको छोड़ दिया, बताओ कितने टाइम में नीचे पहुंचेगी। और वो रस्सी से ऐसे लिपट भी रही है, नीचे भी आ रही है, रोटेशन ट्रांसलेशन सब हो रहा है। प्योर रोलिंग में बॉल को कैसे घुमा के छोड़ दिया, ऐसे फेंक दिया, कुछ भी बना सकते हैं। बनाने को कोई इसमें मतलब कोई आप भी बना सकते हैं। आपको बोले भाई से रोटेशन का टफ सवाल इजीली बना सकते, क्या दिक्कत है यार। जीवन में जो आपको दिखाई देता है कोई भी सिचुएशन उठा के बोल दो कि भाई एक ये ऐसे थी, इसको घुमा के फेंक दिया, अभी ऐसे घूम भी रही है, आगे भी जा रही है, बताओ इस टाइम पे कितना थीटा होगा, क्या हो, कुछ है पूछ लो यार। तो रोटेशन में टफ सवाल बनाने आसान है। अब मान लीजिए कई तरीके के बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। एक ऐसे होंगे जिनको रोटेशन की हवा ही नहीं है। अब रोटेशन की हवा नहीं है, मतलब रोटेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो मेरा कहना ये कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर देख के जाइए। भाई सब मुझसे कोई पूछे भाई लिस्ट क्या करके जाएं, क्या हम रोटेशन छोड़ दें? मैं बोलता छोड़ो मत, छोड़ने से बढ़िया है एक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके चले जाओ। वो एक लेक्चर की चीज होती है। मतलब जब आप एक्चुअली पढ़े तब भी वो 1-1.5 लेक्चर की चीज थी, तो वो उससे मतलब हेल्प मिल जाता है, उससे एक सवाल जरूर मिल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। जेई मेंस में मिल जाएगा, जेई एडवांस में भी मोस्टली 4 टाइम में मिल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल आ जाए तो आप कर पाए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक चीज है, वो आप मिनिमम आप करके जाइए। इसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर में वो सब जगह बताऊंगा जहां पे लोग फंसते हैं। तो उसको हम किसी भी नाम से बोल देते हैं। मान लीजिए मैं उसको सावधान इंडिया के नाम से बोल दूंगा, सावधान इंडिया पॉइंट 1, सावधान इंडिया पॉइंट 2, तो आपको लास्ट में 10 एक पॉइंट दिखाई देंगे वो। अब एट द एंड जब आप फंसेंगे तो उन्हीं में से किसी एक पॉइंट में आप फंस रहे होंगे, आप चेक कर लीजिएगा भले। तो आपको वो सब पॉइंट सिखा दूंगा। हर एक चीज का यहाँ पे वापस एप्लीकेशन करवा पाना संभव नहीं है, बिकॉज आपको पता है रोटेशन बहुत बड़ा है, और अगर बिल्कुल डेप्थ में जाके बात करने लगे तो वापस से उतने ही लेक्चर चला जाएगा जितने में आपने पढ़ा था। और हमें रिवीजन करना है तो हमें इसको क्विक करना है। तो ये बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और आप विश्वास मानिए चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर लेंथी है, इसमें चीजें बहुत सारी। अगर आप नोट्स बार बार सही ढंग से पढ़ेंगे तो चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। तो रिजिड बॉडी है क्या आपके पास? तो ये समझ में आना चाहिए रिजिड बॉडी क्या है। क्या होता है बच्चों रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी मतलब रिजिड बॉडी, अरे मतलब वैसे बताना क्या होता है रिजिड बॉडी का मतलब। हम बोले सर जी अगर किसी बॉडी के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, क्या क्या क्या, किसी भी बॉडी के किन्हीं भी 2 पॉइंट की, कोई भी एक बॉडी है, जैसे आप एक बॉडी की बात करें सर जी ये रिजिड बॉडी है कि नहीं, उसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का के बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ए रिजिड बॉडी। समझ में आ गया? किसी भी 2 पॉइंट का, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, देन दैट विल बी ए रिजिड बॉडी, देन दैट विल बी ए रिजिड बॉडी। पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो रिजिड बॉडी है। क्या क्या बात चल रही? सही बात चल रही है भाई, कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिजिड बॉडी ना हो। क्योंकि आपके पास में हम हार्ड से हार्ड मानते हैं लोहे को, हमारे लाइफ में, और लोहे को भाई दबाएगा ना, पक्का दबेगा। तो रिजिड बॉडी मतलब ये हो गया आप उसमें कुछ कर लो,
आप उसमें कुछ कर लो, वो मतलब आपने किसी बोले सर जी ये एक रिजिड बॉडी है, इसका मतलब क्या है सर कुछ कर लो, इसके 2 पॉइंट सेपरेशन नहीं बदलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप कोई भी चीज देखेंगे, लोहे की बार है, कुछ भी आप दबाएंगे तो पक्का दबते सेपरेशन चेंज होगा, सेपरेशन चेंज होगा, फिर वो रिजिड बॉडी नहीं रही। मतलब यूनिवर्स में कोई भी, मतलब हमारे जितनी भी लाइफ में हम देखते हैं अपनी लाइफ में, उनमें से कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। अब कोई रिजिड बॉडी नहीं है तो सर आइडियली तो कोई नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे केस के अंदर जिस टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर किसी बॉडी ऐसी चीजें फॉलो कर रही है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूं, अब मैंने अपने हाथ वाथ सब ऐसे रखे, अपने पलके भी नहीं झुका रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ा हूं, कुछ नहीं मेरी बॉडी में, मतलब मान लीजिए ब्लड सब रुक गया, बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, तो भाई साहब मैं रिजिड बॉडी ट्रीट हो सकता हूं। जैसे मैंने हाथ को ऐसे कर लिया, मैं रिजिड बॉडी नहीं रहा, आंखें झपका ली, मैं रिजिड बॉडी नहीं रहा। आप ब्लड को भूल जाइए, वो अंदर का सिस्टम बार बार को देखिए, अगर आप बार बार देखें, जब तक मैं स्ट्रेट खड़ा हूं तब तक मैं रिजिड बॉडी हूं, जैसे याद कर लिया मैं रिजिड बॉडी नहीं हूं, आंखें मतलब अपनी पलके झपका ली तो मैं रिजिड बॉडी नहीं हूं, चश्मा उतारी तो मैं रिजिड बॉडी नहीं हूं, क्योंकि सेपरेशन चेंज हो गया। तो मैं बोल रहा हूं जब तक मैं ऐसे खड़ा तब तक तो आप मुझे रिजिड बॉडी बोल सकते हैं ना। तो अगर आपको समझ में आ गया सर जी, अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप उसको रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अगर मतलब इफ फॉर any time duration, if for any time duration a body is satisfying above condition, then for that time period it will be called रिजिड बॉडी। आप सीधे अपनी भाषा में लिखिए यार, तू दो बंगाली लिखता है बंगाली लिख, हिंदी लिखता है हिंदी लिख, कन्नड़ लिखता है कन्नड़ लिख, क्या बोल रहा है मास्टर? अगर किसी कोई एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उस ड्यूरेशन के लिए क्या बोलते हैं आप? रिजिड बॉडी। कोई मुझे बोला भाई साहब एक ब्लॉक और स्प्रिंग है तो वो रिजिड बॉडी हो सकते कि नहीं हो सकते? अरे यार ये मतलब मस्त सवाल है यार, मतलब स्प्रिंग रिजिड बॉडी कैसे हो, दब जाएगा? नहीं हो सकता है। एक स्प्रिंग भी रिजिड बॉडी हो सकता है, कैसे हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों वीवी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों कोई पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है? रिजिड बॉडी। मुझे बोला सर लोहे की बार है वो रिजिड बॉडी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 न्यूटन लगाया, यहाँ पे 20 न्यूटन लगाया, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सेपरेशन तो कम हो ही रहा होगा, रिजिड बॉडी नहीं होगा। क्लियर? तो रिजिड बॉडी की जो स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर आप बोल सकते कोई बॉडी यूनिवर्सल रिजिड बॉडी है तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी, हाँ हो सकती है, और उसमें स्प्रिंग भी हो सकता है रिजिड बॉडी हो जाए, होने को ऐसा भी हो सकता है कि जो आयरन रोड है वो भी आपके पास में रिजिड बॉडी की तरह बिहेव ना करे। अब बच्चों जो हम कुछ अच्छी बात करेंगे वो देखिए, पहले मैं इसमें मिटा लूं थोड़ा सा। बच्चों अभी एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है पर वो साउदर्न इंडिया वाला पॉइंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर साउदर्न इंडिया वाला पॉइंट नहीं है, साउदर्न इंडिया वाला बताऊंगा स्पेशली। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास, सुनना मेरी बात को। अगर मान लीजिए आप रिजिड की बॉडी के किसी एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट का मोशन ऑब्जर्व करते हैं, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, ठीक, दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी के ऊपर हैं। तो मैंने बोला भाई साहब ए को बोला कि आप दोनों, ए और बी को बोला भाई तुम दोनों मस्त रिजिड बॉडी के ऊपर बैठे हो। वो बोला अगर हम रिजिड बॉडी के ऊपर बैठे, इसका मतलब आपने एक बात तो कंसीडर मतलब फाइनल बता दी कि ए और बी का सेपरेशन बदल सकता नहीं है। वो बदल सकता है नहीं बदल सकता? तो मैंने ए से पूछा कि तेरे ऊपर अगर मैं बैठ जाऊं, तेरे रिस्पेक्ट में बी का मोशन क्या हो सकता है? तो मैंने, क्या ये बी ऐसे ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर बी ट्रांसलेशन मोशन करे सेपरेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। बी पास आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्या कर सकता है? कुछ भी कर, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर ये आर बदलना नहीं चाहिए। तो जब आपके पास में आर फिक्स है तो या तो बी रेस्ट पे रहेगा या फिर सर्कुलर मोशन करेगा। समझ में आ गया? तो हमने यहां पे क्या पॉइंट सीखा? रिजिड बॉडी के, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपको देसी भाषा में लिख लीजिए, सही बात समझ जाएगी। इंग्लिश में मतलब और सब भाषा में सब लिखा हो, देसी भाषा में बात समझ लीजिए। रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो उसका मोशन या तो सर्कुलर होगा या फिर वो रेस्ट पे होगा। रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पर बैठकर, किसी एक पॉइंट पर बैठकर दूसरे पॉइंट का मोशन या तो सर्कुलर होगा और दैट विल बी एट रेस्ट। अगर कोई मुझे बोले भाई साहब कि एक मतलब रिजिड बॉडी एक पॉइंट पे बैठ के दूसरा पॉइंट आगे जाता हुआ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो गलत बात है भाई, वो फिर वो रिजिड बॉडी ही नहीं है। रिजिड बॉडी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर? इसीलिए तो आप ये करते थे, अगर आपको याद हो वो सवाल,
जहां से पूछा जाता था ये इधर जा रहा है VA से, ये इधर जा रहा है VB से, ये वाला एंगल कितना थीटा, ये कुछ फाइव हुई जो भी है आपके पास में, ये वाला एंगल फाइव, तो आप बोले सर इस वाले का इस रो के अलोंग कंपोनेंट रोड के अलोंग कंपोनेंट सेम करना है, क्योंकि रोड कैसी है, रिजिड है। अगर दोनों एंड्स की वेलोसिटी इस एंड के अलोंग सेम होगी तभी तो इसके रिस्पेक्ट में कहां पे दिखाई देगा आपको, इस लाइन के अलोंग तो मूव ही नहीं कर सकता ना, इस लाइन के अलोंग v रिलेटिव 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो ये v से जा रहा है 2v से जा रहा है तो फिर कंप्रेस हो जाएगा। तो अलोंग द लाइन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और फिर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखाई देती है, सर्कुलर मोशन दिखाई देता था। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर अलोंग द रोड वैसे डिफरेंट हो जाती है, सेपरेशन क्या हो जाता है आपके पास में, कम या ज्यादा हो जाता है, वो हो सकता नहीं है। तो अलोंग द रोड सेम कर दिया। अब इस पे बैठ के देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये कंपोनेंट दिखाई देंगे वेलोसिटी के, और ये कंपोनेंट दिखाई देंगे, तो इससे क्या करता है, सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। जैसे बात समझा देता हूं आपको। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रिजिड बॉडी है आपके पास में, इसकी यहाँ पे ऐसे ये रोड हुई, मतलब ये एक पॉइंट बना, इससे रोड क्या हुई, एक पॉइंट बनी A और B। आपको बोल दिया इसकी वेलोसिटी कुछ इधर है V1, ठीक, और इसकी वेलोसिटी कुछ आपको बोल दी इधर V2, ठीक है। ये वाला एंगल कुछ थीटा है और ये वाला एंगल कितना है, फाई है। आपसे बोला गया क्या क्या होगा, मतलब अगर आप पूछूं ए के रिस्पेक्ट में बी कैसा मोशन करेगा, तो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा या फिर रेस्ट पे होगा, दो ही मोशन हो सकते हैं। अब आप देखिए क्या सोल्व करेंगे। इधर मैंने बोला V1 कोस अल्फा, इधर क्या बोला V2 कोस थीटा, सही। और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, फाई सॉरी, और V2 कोस थीटा, सही। ये क्यों बराबर होने चाहिए, बिकॉज ये रिजिड बॉडी की कंडीशन है। अलोंग द लाइन तो वेलोसिटी, मतलब अगर इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम नहीं हुई तो सेपरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बैठ के देखा तो v रिलेटिव 0 का इस लाइन के अलोंग, पर आप इसे ये कंपोनेंट तोड़ेंगे, इधर कितना आएगा V1 sin फाई, और इसके इधर कितना आएगा V2 sin थीटा। तो अगर आप A पे बैठ के देखेंगे तो ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अरे बच्चों ये चीज देखना, ये बड़ी बात बता रहा हूं, ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो आप क्या बोलेंगे, आप A पे बैठ गए, अब A पे बैठ गए तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दो, इसकी ये वाली वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ी तो यहाँ पे कितना बन गया V1 sin फाई, ठीक, और ये वाला उल्टा करके जोड़ा तो 0 बन गया। तो इसके रिस्पेक्ट में भी B सिर्फ कैसा घूमता दिखाई दे रहा है, सर्कल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओमेगा क्या होता है, V डिवाइड बाय रेडियस, तो V कितना है तेरे पास में, V2 sin थीटा प्लस V1 sin फाई डिवाइड बाय L। कई बार पूछ रहे थे भाई साहब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का ओमेगा कितना है, तो ऐसे निकाल सकता है। उस पॉइंट के ऊपर बैठ जा, जब पूछ रहा है इस पॉइंट रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का ओमेगा कितना है, तो उसके ऊपर बैठ जा, उसके ऊपर बैठ के देख ले भाई साहब कि V कितना आ रहा है। तू बैठ के तू रेस्ट पे आ गया, उसका V निकाल ले, जो टेंजेंशियल V होगा वो डिवाइड बाय R कर देगा तो ओमेगा मिल जाएगा। और अलोंग द रेडियस तो वेलोसिटी कुछ होगी नहीं, बिकॉज अलोंग द रेडियस कुछ होगा तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं रहेगी। तो ये वाली बात थोड़ी अच्छी थी, ये आप ढंग से थोड़ा देख लीजिए। अब एक और जो बात है आपके पास में, दैट इज सावधान इंडिया पॉइंट 1, सावधान इंडिया पॉइंट 1। मैं वैसे कई पॉइंट लिखाऊंगा, 8-10 पॉइंट होंगे शायद हो। अब वो पॉइंट अगर आप सही ढंग से दिमाग में रखेंगे तो आप नहीं फंसेंगे। सुनना मेरी बात को। अभी हमें समझ में आया कि भाई साहब रिजिड बॉडी किसी एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट का मोशन या तो रेस्ट पे होगा या फिर वो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। अब ये साउदर्न इंडिया वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट, सुनना सही ढंग से और आप अपनी भाषा में छापेंगे उसको, क्या बोल रहा है मास्टर, रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पे बैठ के अगर आपको जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा दिखाई दे, जैसे इस वाले ए पॉइंट बैठ के देखा तो क्या दिखाई दे रही है, एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा दिखाई दे रही है। तो बी पे, सी पे, डी पे कोई भी पॉइंट पे बैठेंगे वहां पे भी कितनी दिखाई देगी, ओमेगा। रिजिड बॉडी का ओमेगा हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। समझ में आ रही है? ये तो ए पे बैठ के देखा तो कितना आया, इतना आया, बी पे बैठ के देख तब भी इतना ही आता, सी पे बैठ के देख, कोई भी रिजिड बॉडी किसी पॉइंट बैठ के देखेगा तो ओमेगा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर? क्या है साउदर्न इंडिया पॉइंट 1, रिजिड बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट ओमेगा सेम होता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप रिजिड बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट बैठ के देखेंगे, एक पॉइंट के अबाउट, जैसे मुझे किसी ने बोल दिया एक के पॉइंट अबाउट इतना ओमेगा आया, मुझे कोई बोला बताओ बी के अबाउट, तो मैं सोल्व नहीं करूंगा, मुझे पता यही आएगा, करके देख लेंगे। कोई बोला इसके अबाउट बताओ तो भी सेम है। जैसे ये रोड ऐसे घूम रही है आपके पास, सुनना मेरी बात को, यहाँ पे ऐसे ये रोड है, ये इस ओ पॉइंट के अबाउट घूम रही है ओमेगा से, मुझे बोला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बताओ बी पे बैठ के ओमेगा कितना दिखाई देगा, तो ओमेगा इतना ही दिखाई देगा। सेंस कैसा है, अभी कैसा है आपके पास में, बाहर की तरफ है ओ ओमेगा, ओमेगा ऐसे देखते थे तो इसके अबाउट बाहर ही आएगा, ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा। ओमेगा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलनी होती भाई, ऐसी होती है बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ आएगा तो इसको ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा।
क्लियर। ओमेगा का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। क्लियर। फिर बच्चों अपने आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, मैंने आपको एक पॉइंट बताया साउदर्न इंडिया, क्या पॉइंट था वो बच्चों, ये था कि रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट के अबाउट ओमेगा क्या आता है, सेम आता है। एक पॉइंट के अबाउट ओमेगा गिवन है, किसी और के अबाउट देखना तो दुखी नहीं होना, डायरेक्टली लगा देना ओमेगा, उसका ड्राइव भी किया जा सकता है पर अभी मैं नहीं कराऊंगा। फिर अगर अपने बात करें आगे बढ़ते हुए, अब थोड़ा मोशन क्लियर करके दिखाता हूँ मैं, ट्रांसलेशन मोशन क्या है और प्योर रोटेशन मोशन क्या, थोड़ा सा तो समझ लेते हैं। अगर आप बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की, ट्रांसलेशन मोशन की अगर आप बात करें तो क्या होता है ट्रांसलेशन मोशन, सर जो ट्रांसलेट करे वो ट्रांसलेशन मोशन होता है, मैं सही ढंग से बता थोड़ा। तो उसमें क्या आपके ट्रांसलेशन मोशन में जो ओरिएंटेशन है बॉडी का वो चेंज नहीं होता। जैसे इस बॉडी में कोई भी एक लाइन पकड़ लीजिए, बॉडी में कहीं से भी एक लाइन पकड़ ली, अब ये लाइन हमेशा पैरेलली शिफ्टेड होगी आपके पास में। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे एक बॉडी थी, ऐसे करके एक बॉडी थी, इसमें कोई भी एक लाइन मान ली, ये वाली एक लाइन मान ली, चाहते थे इनक्लाइंड मान सकता, पर ये दिखाना आसान है इसमें से ये दिखा रहा हूँ, एक लाइन मान ली, ये भी। अब ये बॉडी कहीं भी चली जाए आपके पास में, ऐसे कुछ यहाँ पे पहुंच गई मान लीजिए ये वाली बॉडी ऐसे, तो ये जो ए बी लाइन होगी वो पहले वाली ए बी लाइन की पैरेलल ही रही होगी। अगर ये लाइन फिर टिल्ट हो जाती है, इसका मतलब बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है। अभी हम बात करें प्योर ट्रांसलेशन मोशन की, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, बिल्कुल प्योर मटेरियल जाए, ताकि बाबा रामदेव टाइप जो बनाता है ना पतंजलि से, वैसा बिल्कुल प्योर है। तो अगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है तो भी ऐसे उठ के यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी, तो ए बी लाइन है वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल शिफ्टेड होगी आपके पास में। तो अगर आप कोई बॉडी के अंदर, मतलब कोई मुझे बोले ट्रांसलेशन मोशन कैसे देखूं, तो बॉडी के अंदर तू एक कोई लाइन मान ले, कोई भी लाइन मान ले, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पैरेलल शिफ्टेड होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन। अगर मैं उस लाइन को मार्कर मान लूं, अगर मैं उस लाइन को मार्कर मान लूं और मार्कर कोई बॉडी मान लूं, तो कैसा मूव कर, सिर्फ ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे जा सकता है, इधर जा सकता है, ये जा सकता है, ये सब ट्रांसलेशन मोशन है। बस ये घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये घूम गया तो ये लाइन उस नीचे वाले के पैरेलल नहीं रहे। मुझे कोई बोले ये बॉडी ऐसे घूम रही है मस्त, तो मुझे वो रोटेशन है, ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन है, बॉडी का अलाइनमेंट चेंज हो रहा नहीं है। बॉडी का अलाइनमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा तो वो कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है। ठीक। अगर ट्रांसलेशन मोशन में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ओमेगा है, बस सब चीजें सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल, सब क्या होता है आपके पास में सेम होता है, एक्सीलरेशन सब सेम होता है। समझ में आ गया। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या बात करेंगे आप, अलाइनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं सीधी देसी भाषा में बात करूं, अलाइनमेंट शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज। मार्कर सीधा सीधा ही रहे, घूमता रहे, इधर जाता रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अलाइनमेंट चेंज होना नहीं चाहिए। और अगर आप आए ट्रांसलेशन मोशन में, तो इन ट्रांसलेशन मोशन क्या बोला मास्टर ने, क्या क्या सेम होता है, वेलोसिटी और बता, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ऑल आर सेम फॉर ऑल पार्टिकल। सब पार्टिकल की वेलोसिटी सब देखिएगा, सब एक स्पीड पे क्या होंगे, सेम होंगे, वो डिफरेंट होंगे नहीं। अब अगर मैं बोलूं ट्रांसलेशन मोशन पे, अगर मैं एक्सीलरेशन F/m बोलता हूं, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ACM बोलते हैं। अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता है ऐसे ही बोलते हैं, सॉरी, A इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, ACM इज इक्वल टू F एक्सटर्नल बाय m। तो F/m बोलेंगे तो ACM आएगा, एक पॉइंट का मिल गया तो हर एक, ये तो हमेशा सही है ना, ये तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM होता है, हमेशा से एक ऐसा ही मोशन हो। ये तो मैंने बताया ना, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही ये थी कि भाई साहब एक ऐसा पॉइंट जिसका एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा, F/m। तो अगर F/m आपके पास में, तो ACM में एक्सीलरेशन आएगा तो हर एक पॉइंट का यही होगा, बिकॉज हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन, आप तो बोल रहे हैं ट्रांसलेशन मोशन में हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन वेलोसिटी सब सेम होता है। सिमिलरली अगर आप P लिखते हैं तो P लिखते हैं MVCM, मोमेंटम जो आप लिखते हैं वो MVCM लिखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे भी हर एक बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ट्रांसलेशन मोशन में कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो आप डायरेक्टली बोल देंगे इज हाफ mv²। अब उसमें सवाल पैदा नहीं होता, जैसे आपको मैं ये दिखाऊं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, जैसे ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा होता, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma, तो मुझसे कोई पूछे ए किसका, तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। यहाँ पे हर एक पॉइंट तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुझसे पूछे P इज इक्वल टू mv लिखते हैं तो बताओ v किसका होता है, तो मैं बोलता इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, हर एक पॉइंट सेम होता है। पर हमें पता ही ज्यादा यूनिक ये है, ये हमेशा सही रहेगा, ये वाली बात हमेशा सही रहेगी। पर इस वाले में CM लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर वो ठीक है, मैं गलत नहीं लिखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं लिख दिया। बच्चों ये तो था आपके पास में प्योर ट्रांसलेशन मोशन। हवा लग गई है आपको, वैसे लोग फील आती है, देख के लोग बताए ट्रांसलेशन मोशन है कि नहीं। फिर भी कई बार क्रिटिकल सिचुएशन पूछ जाए, जेई ने एक बार सवाल ही पूछ लिया, उसमें सिर्फ ये मोशन ही पूछा, बताओ कैसा मोशन है। तो कभी क्रिटिकल केस आ जाए तो लोगों को फंसाया भी जा सकता है, अगर लोगों को कंप्लीट जानकारी ना हो तो। अगर बच्चों हम बात करें प्योर रोटेशन मोशन की, प्योर रोटेशनल मोशन, तो प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, कैसे जज होता है, तो आप देखिए इसको जो डिफाइन किया किस तरीके से। मान लीजिए जैसे एक स्फीयर है आपके पास में ना, एक स्फीयर है और वो ऐसे रोटेट कर रहा है आपके पास में इस एक्सिस के अबाउट, इतनी फील सबको आती है, एक्सिस के रोटेट कर रहा है। हाँ, इसकी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा बता सकता है।
अब ये रोटेट कर रहा है, तो अब ये प्योर रोटेशन, अब इसको कैसे डिफाइन किया गया? इसमें ये बोलते हैं कि हर एक पॉइंट का जो मोशन होना चाहिए वो सर्कुलर होना चाहिए। ईच पॉइंट शुड हैव सर्कुलर मोशन, पहली बात तो ठीक, सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद में अगर आप आगे बात करेंगे तो क्या, सब मोशंस का सब जो पॉइंट्स, पहली बात क्या लिखाई भी, हर एक कोई बॉडी का आप पॉइंट देखेंगे तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, पर यहां पे डेफिनेशन खत्म नहीं होती, कुछ पॉइंट्स मैं सब पॉइंट दिखा रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या है कि उन सभी का जो सर्कल है वो पैरेलल प्लेन्स में लाई करना चाहिए। द सर्कल शुड लाई, ऑल सर्कल शुड लाई इन पैरेलल प्लेन्स। ये सब की सब कंडीशन है, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो ऊपर वाली हो जाएगी बात बन जाएगी। अब देख इसका हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये कम रेडियस में कर रहा है, इधर ज्यादा रेडियस में कर रहा है, ये कम में कर रहा है, ज्यादा में कर रहा है। तो देखिए इस वाले एक्सिस के लोग या फिर इस वाले प्लेन में जितने पॉइंट थे वो इसी प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और आपको दिखाई जैसे रिजिड बॉडी थी, अगर ये कोई एक स्फीयर अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो स्फीयर का एक ऐसे प्लेन काट लें तो उस पर जितने पार्टिकल सबके सर्कुलर कर रहे हैं और वो एक ही प्लेन में कर रहे हैं। इस नीचे वाला है वो सब इस प्लेन में कर रहे हैं, इस नीचे वाला इस प्लेन में कर रहे हैं, तो ये सब के सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और ये जो सर्कुलर मोशन के प्लेन है आपके पास है वो सबके सब क्या है, पैरेलल है। और सबके जो सेंटर है वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे, सबके सेंटर। कोई भी सर्कल सेंटर देखेगा, इस वाले सर्कल सेंटर देखेगा तो ये भी इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, इसका देखेगा तो ये भी, इसका देखेगा तो इसी पे। तो सबके सर्कल सबके जो सेंटर्स हैं दैट शुड लाई ऑन ए सिंगल लाइन। The center of all circle lie on a line that is known as axis of rotation. समझ में आ रही है? इसको आप बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सियल रोटेशन डेफिनेशन को पूछे क्या होता है एक्सियल रोटेशन, समझ में आ गया। वे सब पर सर्कुलर मोशन करते हैं, उन सबका सेंटर एक लाइन पर लाई करता है, साइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सुन इसके अंदर ये बात तो है ही नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए सी एम, ये सब चर्चा तो यहाँ पे होगी नहीं। बस इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है, ये सावधान इंडिया पॉइंट 2 है, सावधान इंडिया पॉइंट 2, सावधान इंडिया पॉइंट 1 याद है और ये पॉइंट 2 की बात करें, ध्यान रखेगा ये बात। काइनेटिक एनर्जी कब, प्योर रोटेशन में। काइनेटिक एनर्जी कब, प्योर रोटेशन। सब हथियार हैं जो आगे आपको यूज करने हैं, पर इसमें वो पजल हो जाते हैं क्योंकि इतने अच्छे पढ़ने पजल हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन में क्या होती है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें दिक्कत नहीं है। अभी और आगे सुन, ये जो आई है वो किसके अबाउट होता है, यहाँ पे जो आई है वो किसके अबाउट है, आई किसके अबाउट है बच्चे, आई है जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उसके अबाउट आई लेना। आई अबाउट एक्सिस which body is rotating। समझ में आ गई मेरी बात, ये बात ध्यान रखेंगे फिर बाद में आगे जाके ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी में हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसीएम स्क्वायर आता है। जब वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करते तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। और फिर वो कंफ्यूजन करता है प्योर रोटेशन नहीं, प्योर रोटेशन में आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई के आईसीएम में नहीं है, वो एक्सिस है जिसके ऊपर बॉडी रोटेट कर रही है। अगर आई सेंटर ऑफ मास के ऊपर रोटेट करिए तो हम आईसीएम लेंगे, उसके ऊपर रोटेट नहीं करिए तो आईसीएम हम नहीं लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। पर सर जी एक बात तो बताई नहीं, ये जो ओमेगा है ये किसके अबाउट लेना है। अरे यार ये बताने की जरूरत है क्या, हाँ हाँ सर मुझे पता लग गया, जिसके ऊपर बॉडी घूम रही है उसके बाद नलायक खरे का एक्सिस ऊपर सेम आएगा, तो वो सब कुछ सेंस ही नहीं बनता उस बात का। तो ओमेगा का तो चक्कर है ही नहीं, ओमेगा तो कोई भी एक्सिस के अबाउट कोई भी पॉइंट के अबाउट देखेगा सेम मिलेगा तुझे। बस हमें काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई आईसीएम नहीं है, आई कोई भी एक्सिस हो सकता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। बच्चों अभी हमने सावधान इंडिया पॉइंट 2 देखा था, उसमें यह था कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करे, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए आपको रोटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम देख के जाइए, वो आपको हेल्प करेगा। नोट्स आपसे ढंग से पढ़ लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात समझ जाएगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देख रहे हैं तो हमें समझ में आया काइनेटिक एनर्जी अगर आप रोटेशन में देख रहे हैं तो वो कितनी आती है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में देख रहे हैं बच्चों तो कितना आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मतलब ये ट्रांसलेशन ये रोटेशन मोशन है कोरस्पॉन्डिंग है, ट्रांसलेशन कोरस्पॉन्डिंग है। मतलब ट्रांसलेशन में जो काम मास का था वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मतलब जैसे अगर वहां मास ज्यादा होता है चलाने में दिक्कत ज्यादा होगी, अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी उसको घुमाने में दिक्कत ज्यादा होगी।
समझ में आ रहा है? यहाँ पे ट्रांसलेशन वेलोसिटी है तो वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो मतलब जो ट्रांसलेशन मोशन में जो मास का काम था वो यहाँ पे किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब आप सोच के देखिए, मैं आपको सब पता है, पूरी फिजिक्स पता है, पर आपको मास है नहीं पता किसी चीज का। मैं बोलूँ मास नहीं दिया आपको सवाल में, आप बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ सकेंगे, आगे फंस जाएंगे बार बार। फोर्स निकालेंगे, मतलब फोर्स गिवन होता है, एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे। एक्सेलरेशन सब गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रही है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते, मोमेंटम नहीं निकाल सकते। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बड़ा रोल है, वो मास बता रहा है। जो ट्रांसलेशन मोशन में जो मास था, अब वो ये निकाल के बताएगा रोटेशन मोशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी मस्ट है। अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई साहब आपको कितना ही रोटेशन क्यों ना पता हो, आप फंस जाएंगे। तो इसके रिजल्ट्स हैं कुछ कुछ, वो आपको याद रखने हैं, तरीके हैं, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है, दैट इज I इज इक्वल टू dm r स्क्वायर, या फिर I को बोल सकते हैं mr स्क्वायर, ठीक। यार ये mr स्क्वायर, इसको आप समीशन बोल दिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके पास। इट इज समीशन mi/ri का स्क्वायर। तो I की वैल्यू कुछ 0 से लेके I की वैल्यू कुछ भी n तक हो जाएगी। तो ये तो किसके लिए? डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है सर? ये तो हमें पता ही थी। तो सारे पॉइंट मास मुझे बोल दिया, एक m1 यहाँ पे है, m2 कुछ यहाँ पे है, m3 कुछ यहाँ पे है, m4 कुछ यहाँ पे है, बोल दिया। बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब क्या करना है? पहले इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, सब करके जोड़ना है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम है। कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या होता है? दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम, सर जी होता क्या कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम? एक कोई डिस्क है, वो कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है, उसमें डिस्क्रीट मास नहीं है, वो कंटिन्यूअस है पूरा पूरा, तो उसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? फिर आपको दिखाई दे रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या है? क्या ये dm तो मतलब मास एलिमेंट हो गया, और r क्या हो गया? उसकी डिस्टेंस होगी आपके पास में, कहां से? दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम दैट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम एक्सिस। यहाँ पे dm r क्या है? r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक और चीज देखिए कि अगर आपके पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मास पे, अगर मास ज्यादा होगा तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाई देगा, और उसका सेपरेशन कितना है, उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक को बोला गया यहाँ पे 1 kg मास है, एक को बोला गया यहीं पे 1 kg मास है, पर ये यहाँ पे 1 मीटर पे था, ये 2 मीटर पे था। तो जो मास जितना पास होगा आपके पास में, जो मास जितना पास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जितना मास आपके पास में दूर रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपके पास में? ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर सेम डिस्टेंस पे की बात करें तो मास जहां पे ज्यादा होगा वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा? आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई मुझे ऐसे बोले कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप की प्लेट है, ऐसे रेक्टेंगल शेप की प्लेट है, ठीक है। ऐसे कोई गणित नहीं है, सीधी सीधी बात है। एक ये एक्सिस है आपके पास में, एक ये एक्सिस है, ये I1 हो गया आपके पास में, ये I2 हो गया, और एक ये वाला I3 हो गया। आपसे पूछा गया बताइए सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? सर जी सबसे पास जो मास है I3 की है, बिकॉज I3 की ये वाला मास के पास है, ये वाला मास के पास है, बस ऐसी सुविधा I1 में नहीं है। I1 तो एक ही साइड मास है, वो दूर दूर होता जा रहा है। तो अब फिर से समझ में आ रहा है किससे मास ज्यादा दूर है? इससे मास ज्यादा दूर है, इससे एज कम्पेयर टू कम है, बिकॉज ये वाली लेंथ ज्यादा है, ये वाली A होगी, ये वाली B होगी। आप पूछेंगे भाई साहब A इस वाले में और इस वाले में किससे ज्यादा दूरी है? तो आप बोलेंगे सर I1 से ज्यादा दूरी है एज कम्पेयर टू I2। सबसे कम किससे? I3। तो आप बोलेंगे सर I1 सबसे ज्यादा आएगा, फिर I2, फिर I3। इसके लिए ऐसा नहीं पूरी वैल्यू सोल्व करो, आप डायरेक्टली फील्ड से ये बात बता सकते हैं। क्लियर? मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर हम आगे बात करें तो कोई मुझे बोले ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और मास को ऐसे पैरेलल एक्सिस की शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि मास का जो मास तो सेम का सेम, मास बदल ही नहीं रहे, सेपरेशन क्या हो रहा है? सेम रह रहा है, सेपरेशन नहीं बदल रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा नहीं। तो कई बार स्टेटमेंट आया था कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलली मास को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब मास जैसे ऐसे था, ये इसको ऐसे करें तब तो दिक्कत है, पर इसको ऐसे कैसे शिफ्ट कर रहे हैं? तो आप देखिए हर एक पॉइंट जो सेपरेशन था एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो क्या रहा है? सेम का सेम रह रहा है। जो mr स्क्वायर में जो r है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक सवाल कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए मैं बोलूँ ये वाला मास m1 है, यहाँ पे एक मास ऐसे m2 है, ये वाला मास ऐसे कुछ m3 है आपके पास में, और यहाँ पे ऐसे कुछ मास हो गया आपके पास m4। आपको बोल दिया एक ये वाला एक्सिस है और ये से 45 डिग्री बना है, सब साइड आपके पास में A है, तो ये ऐसे कुछ 45 डिग्री बना है, ठीक है। एक एक्सिस ये वाला है आपके पास में, और एक एक्सिस ऐसे ये वाला है, ठीक है। इसका नाम हो गया I1, इसका नाम हो गया I2, इसका नाम हो गया I3। आपसे पूछा बताइए I1, I2 और I3 की वैल्यू कितनी कितनी होगी? तो आई होप आप कर पाएंगे।
फटाफट करके बताओ। हाँ भी हुआ। कैसे करेंगे देखिए, I1 की अगर आप बात करेंगे तो I1 हमें निकालना है, तो इस वाले मास से परपेंडिकुलर कौन सा एक्सप्रेशन लगाएंगे, हम ये वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये लगाएंगे कि इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये वाला है डिस्क्रीट मास सिस्टम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, तो m4 मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर प्लस इससे देखें इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो हमें क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ये डिस्टेंस नहीं लेनी है, ऐसे नहीं सर ये a है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, क्या है ये वाली, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो ये वाला साइड a है, ये 45 है, तो ये a/√2 आ गया, तो m3 मल्टीप्लाई a/√2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे बच्चों ये बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है आपको। सिमिलरली अगर आप देखेंगे m1 तो क्या आएगा, m1 मल्टीप्लाई a/√2 का होल स्क्वायर, m2 को देखेंगे प्लस m2 और ये कितना बन गया, ये √2a बन गया, दैट इज √2a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या अच्छी बात थी, ये आप खता करके मेंशन कर लीजिए। डिस्टेंस कौन से नहीं होती है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सिस को आपने एक्सटेंड कर दिया, देखा अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये a है तो a cos 45, a sin 45, तो a/√2, m1 में कोरस्पोंडिंग a/√2 और इसमें आ गया √2a डिस्टेंस। फिर बच्चों अगर आप चलेंगे I2 के पास में, तो I2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस m3 की जीरो होगी, m1 की जीरो होगी, तो आप क्या बोलेंगे m1 जीरो का स्क्वायर प्लस m3 जीरो का स्क्वायर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ हो गया ये। इससे डिस्टेंस देखूं तो कैसे देखूं, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये 45, तो अगेन m2 a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m4 a/√2 का होल स्क्वायर। वो नहीं है एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, वो सब मैटर नहीं करता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ आएगा नहीं, बिकॉज स्क्वायर है। सिमिलरली बच्चों अगर आप I3 निकालेंगे तो I3 में क्या होगा, m2 साफ हो जाएगा, तो m2 जीरो का स्क्वायर प्लस, अब देखते थोड़ा सा इसका मास, इसकी डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो कितनी आएगी, a/√2 आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज m3 a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m1 a/√2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया m4 मल्टीप्लाई √2a का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अगर आप बेसिक पकड़ के रखेंगे बच्चों तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहा हूं, वो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का है और वो ड्राइव करवाया जाता है आपको नोट्स में। और मैं बोल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक बार रुक के आपको फिर से देखना चाहिए, मतलब पूरा मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आप नोट्स में जाइएगा, किसी चीज़ को पढ़िएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलगे मत लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढंग से सबके पता होने चाहिए, और प्रूफ सब थोड़ा देख के जाइए, कभी कुछ आ जाए थोड़ा बहुत तो आइडिया हो आपको। मैं प्रूफ नहीं करा पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक रोड की अगर आप बात करें, जैसे कि ये रोड है, इसका मास क्या है आपके पास में m है, लेंथ क्या है l है, इसका अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछेंगे एंड के अबाउट तो कितना आएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3। इस रोड का इसके अबाउट पूछेंगे, मिड वाले पॉइंट के अबाउट, मिड है ये सेंटर है इसका ना, यहाँ से l/2, एक यूनिफॉर्म रोड है, तो कितना आएगा ml²/12। जैसे मान लीजिए मार्कर है मेरे पास में, इस मार्कर का इस एक्सिस के अबाउट पूछो, इसके अबाउट पूछो, किसी के अबाउट पूछो, देख लो ऐसा नहीं है सिर्फ यही है कि कोई भी इसके अबाउट किसी के अबाउट पूछोगे तो सबके अबाउट कितना आएगा ml²/3। यहाँ पे ml²/12 कोई भी एक्सिस के अबाउट पूछेंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए खाली। क्लियर? ये तो रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको इसी ढंग से क्लियर होना चाहिए। अब मुझे कोई ये बोले कि भाई साहब इसी रोड को तोड़ के ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ये l/2 हो गया, m/2 हो गया, और इधर एक ऐसे सिमिलर एक ऐसा बना दिया, दिस इज भी m/2 और l/2। सर जी क्या किया, इसी रोड को तोड़ के थोड़ा सा घुमा दिया थीटा एंगल पे, इस एक्सिस के बोर्ड फिर से पूछ रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, किसके बोर्ड निकाल, एक्सिस बहुत जरूरी है, ये वाला ये डॉट बना दिया मतलब आउट ऑफ प्लेन, एक्सिस इज आउट ऑफ प्लेन, मतलब ये तो ठीक है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए, पर ये भी पता होना चाहिए भाई साहब कौन से एक्सिस के अबाउट है। दुनिया को याद होता है पर ये नहीं पता कौन से एक्सिस के अबाउट, तो क्या चार्ट डालोगे उसका, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं किसके अबाउट पूछ रहा हूँ, इसके अबाउट पूछ रहा हूँ, तो कितना आएगा बताइए। तो आप बोलेंगे सर जी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ml²/12 आएगा। सर कैसे आएगा, डायरेक्टली कैसे कर दिया, अरे मैं जानता हूं आपने क्या किया, इस रोड को घुमा के सीधा कर दे यार, इसको सीधा कर दे, इसको सीधा कर दे, तब पता है। अगर ये रोड सीधी होती तब पता है ना, तब इसका कितना था ml²/12। अब इसको एक्सिस के पैरेलल तो घुमाया है भाई, इसको क्या किया, एक्सिस के पैरेलल घुमाया, पैरेलल घुमाया है तो डिस्टेंस वगैरह कुछ बदला नहीं, सेम का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा।
छोटी छोटी बातें बहुत आपको हेल्प करेगी बाद में। सर पर अगर इसके अबाउट निकालते हैं, जब ये रोड सीधा था तब तो ml स्क्वायर बाय 12 था, अब इसको ऐसे घुमा देता हूं मैं यहाँ पे, तो इसके अबाउट भी ml स्क्वायर बाय 12 आना चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि एक्सिस के पैरेलल, मतलब अगर यहाँ पे देख रहा है तो ये जब ऐसे था तो सेपरेशन अलग था, अब इसको ऐसे लेगा सेपरेशन बदल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे पास? तो एक्सिस के मतलब इस तरीके से करिए कि एक्सिस के से डिस्टेंस और सेपरेशन वगैरह बदलना नहीं चाहिए। तो इसके अबाउट अगर आप घुमाने सेपरेशन नहीं बदल रहा है, पर ये एक्सिस होता तो सेपरेशन बदलता, इस वजह से मैंने बोला ये वाला एक्सिस है। मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में घुमा लीजिए, दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक्सिस था आपके पास में, अगर ऐसे एक्सिस रखना तो आप इसको कैसे घुमाते, ऐसे 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 घुमा लो, ऐसे ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे ऐसे घुमा लो इसको। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बच्चों कुछ और शेप्स का देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में से रेक्टेंगुलर प्लेट है, दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक। रेक्टेंगुलर प्लेट की ये जो साइड है आपके पास में, ये साइड कुछ ए है और ये वाली साइड ऐसे कुछ बी है, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पूछ रहे हैं, इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बताइए कितना आएगा, इसके अबाउट बताइए कितना आएगा। तब इसके अबाउट निकालेंगे तो क्या देखेंगे, हर एक रोड है आपके पास, सब छोटी छोटी रोड्स है, सब ये ऐसे ऐसे रोड्स है ना आपके पास में, सबको ऐसे एक रोड माने तब भी कोई दिक्कत नहीं, रोड्स ऐसे है आपके पास में, आप एंड के अबाउट निकाल रहे हैं तो इस रोड की लेंथ कितनी बन जाएगी, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3, बिकॉज लेंथ आपके पास में एल आ गई, एल की बजाय ए आ गया। इसके अबाउट अगर आप निकालेंगे ये भी रोड्स की तरह ट्रीट होगी, एलिमेंट रोड मान लिया आपने, तो एक रोड का आता है एम बी स्क्वायर बाय 3, तो आप सबका एम जोड़े टोटल एम मान लीजिए एम बी स्क्वायर बाय 3, ध्यान रखेंगे आप। एक्सिस क्लियर है आपको, ये इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछे इसके अबाउट बताओ, इस वाले एक्सिस के अबाउट, फिर कोई पूछे इसके अबाउट बताओ, तो बता पाएंगे इसके अबाउट कितना आएगा? सर जी अब क्या आप रोड के सेंटर से गुजर रहे हैं तो कितना आएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12। अब की बार भी आप सेंटर से गुजर रहे हैं पर लेंथ ए है तो कितना आएगा, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12। क्लियर? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली कई बार ऐसा रहता है आपके पास में कि एक रोड है, इसके इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया, ऐसे ये वाला ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, तो इस वाले सवाल को वैसे तो एलिमेंट लेके प्रोसीड करना चाहिए, आप करिएगा एलिमेंट लेके इसको, मतलब यहाँ से छोटे छोटे क्योंकि परपेंडिकुलर से है ना, तो यहाँ पे ऐसे एक एलिमेंट मानिए एक्स दूरी पे, यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे एक एलिमेंट मानेंगे कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, तो फिर आप क्या लिखेंगे, डीएम एक्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स नहीं है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ये कितनी है, एक्स साइन थीटा। आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके एल तक, फिर जाके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो याद रखने तरीका बता देता हूँ। आप ऐसे मान लीजिए कि लेंथ कंपोनेंट तोड़ लिए, सिर्फ तरीका है, तो इधर कितना आ गया एल कोस थीटा और इधर कितना आ गया साइन थीटा, ये जुगाड़ है या फिर तरीका है सीधा, बेसिक तरीका यही है, मतलब कोई पूछे कैसे हुआ तो ऐसे ही होगा, मतलब मैंने वैसे समझने के लिए कंपोनेंट तोड़ दिए जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है, तरीका याद बता रहा हूँ, याद करने के लिए तरीका क्या है। फिर आप बोले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका कितना आएगा, एम लेंथ कितनी होगी, एल साइन थीटा, एम स्क्वायर बाय 3 आता है ना, इसका दो रोड में कन्वर्ट कर लिया, एक इसमें और एक इसमें, तो इसका 0 हो गया, इसके तो एक्सिस से मतलब इसके तो अलोंग ही रोड मतलब जो एक्सिस है वो इसी से पास हो रहा है, तो इससे तो सेपरेशन कुछ आएगा ही नहीं, और इसे कितना है एम एल साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और चाहे तो फिर आप बेसिक से करिए, सही अप्रोच यही है, ये तो जुगाड़ है चीजों को याद रखने के लिए, बेसिक से आप जाइए तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर? फिर अगर आप और देखें, अगर हम बात करें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे ऐसे ये रिंग हो गया, और रिंग का कौन से एक्सिस के बोर्ड चल रहा है, इस एक्सिस के बोर्ड, इस एक्सिस के बोर्ड, तो हर एक पॉइंट का जो सेपरेशन है वो r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली याद भी हो सकता है, हर एक पॉइंट का सेपरेशन कितना है, r है, तो mr स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करें डिस्क की, तो डिस्क को भाई साहब सोल्व करना पड़ता है इंटीग्रेशन करके, अगर आप सोल्व करें थोड़ी रिंग मान के इस परपेंडिकुलर एक्सिस के बोर्ड, एक्सिस बहुत जरूरी है, परपेंडिकुलर एक्सिस के बोर्ड बता रहा हूँ, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, रिंग से कम आएगा ज्यादा आएगा, रिंग से कम आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें पूरा मास r दूरी पे, यहाँ पे कुछ मास मतलब जो सबसे दूर मास है वो r दूरी पे है, और बाकी पास वाला भी तो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सोल्व करने पे ज्यादा इज mr स्क्वायर बाय 2 इस एक्सिस के बोर्ड, ये होगा आपके पास में डिस्क का। फिर अगर मैं बोलूं भाई साहब ऐसा कुछ एक पीस है, पिज्जा वाला पीस है, पिज्जा पीस, पिज्जा पीस, और इसकी रेडियस कुछ r है, तो मैं बोलूं मास m रेडियस r, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा आपके पास इस एक्सिस के बोर्ड,
क्या क्या बोलेंगे आप? तो भाई ऑब्वियसली यार आपने क्या किया, इसको मान लीजिए पिज्जा ऐसे इसको कट किया और इसको कट करके ऐसे कंप्रेस करते करते ऐसा बना दिया, यही तो हुआ, मास तो सेम का सेम है। इसको कंप्रेस कर दिया तो आपने क्या किया, एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में शिफ्ट किया और पैरेलल शिफ्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा, जो डिस्क आएगा वही आएगा पिज्जा पीस का, अगर उसका मास आपके पास में क्या है m है तो। फिर अगर आप बात करें सॉलिड स्फीयर की, यहाँ पे जैसे ये दिस इज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का बताइए कितना आएगा, ये पता होना चाहिए आपको। सॉलिड स्फीयर कितना आता है, दिस इज 2/5 mr², ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब रिजल्ट। सॉलिड स्फीयर का बहुत आप हो जाता है, सॉलिड स्फीयर का आता है 2/5 mr², कोई भी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा हो, क्योंकि सबके सब सिमेट्रिक एक्सिस है आपके पास में, कोई भी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा हो आपके पास। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे होलोस्फीयर का, होलोस्फीयर कितना है अभी आपके पास में, अगर हम बात करें होलोस्फीयर तो होलोस्फीयर ऐसा दिखाई देगा, सबके सब दिखते हैं एक ही जैसे, सॉलिड होलो सब दिखते हैं जैसे यहाँ पे बोर्ड पे। इसका आएगा 2/3 mr², इसका कम आएगा, इसका थोड़ा ज्यादा आना चाहिए बिकॉज मास ज्यादा दूरी पे आपके पास में। फिर अगर आप बात करें सिलेंड्रिकल शेल की, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेल है आपके पास में, तो शेल का इसके अबाउट अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, शेल है तो रिंग की तरह ट्रीट होगा, दैट इज mr²। अगर आपके पास में सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पे, दिस इज सॉलिड सिलेंडर, तो इस एक्सिस के ऊपर कितना आएगा आपके पास, दैट इज mr²/2। तो इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, रिंग है, और इसमें जो एलिमेंट है आपके पास है वो क्या है, डिस्क है। क्लियर? इसके अलावा आपके पास में और डिफरेंट डिफरेंट कई केसेस रहते हैं, एक बार आप नोट से ढंग से खंगाल लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी मस्ट है, आपको एक बार से ढंग से इसको देखना चाहिए। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में दो थ्योरम्स है आपके पास है, वो बहुत हेल्प करती है। कौन कौन सी थोड़ा देख लीजिए। एक तो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थ्योरम इससे भी कुछ प्रूव किया जा सकता है पर हम यहाँ प्रूव नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर, इसमें कुछ बात है ध्यान रखने वाली। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए वैलिड, ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडी, ओनली फॉर प्लेनर बॉडी, ओनली वैलिड फॉर, पर लोग ये भूल जाते हैं, लगाते हैं सबके लगा देते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। प्लेनर बॉडी ध्यान रखें, सिर्फ 2D बॉडी के लिए वैलिड है, प्लेनर बॉडी के लिए कोई 3 डायमेंशनल बॉडी होगी इसके लगाना नहीं है। ये बोलता क्या है आपके पास कि अगर जैसे मान लीजिए कोई प्लेनर बॉडी है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे कुछ प्लेनर बॉडी है, इसमें से दो एक्सिस हैं आपके पास में, एक एक्सिस ये वाला है, इसके बाद आई एक्स है, एक ये वाला है आई वाई। सर ये पॉइंट बाहर भी लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, और एक ये आई जेड। तो आप क्या बोलेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई जो आता है वो आई जेड के बराबर आता है। आई एक्स और आई वाई क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, और आई जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू द बोथ प्लेन। क्या, आई एक्स एंड आई वाई शुड बी इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। क्लियर? और सेम प्लेन की बजाय आप ऐसे बोलिए इन प्लेन ऑफ बॉडी, शुड बी इन प्लेन ऑफ बॉडी, इन प्लेन ऑफ बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो आई एक्स आई वाई होंगे वो बॉडी के प्लेन में होंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो फिर आप बोल देंगे सर आई एक्स, फिर जो आई जेड है ये जो इसके परपेंडिकुलर वाला है वो क्या होगा आपके पास में, दैट आई जेड विल बी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और जो आई जेड होगा, आई जेड विल पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विल पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है उससे पास होगा, यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, एंड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब लोगों को ये डाउट रहता है कि ये जो पॉइंट है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, नहीं, मैं इसे मैंने बाहर बना के दिखाया। ये आई एक्स आई वाई, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे ही बना सकते हैं आई एक्स आई वाई, ये आई जेड होगा, यहाँ पे कहीं भी बना सकते हैं आप, पर बनाना किसके लिए, सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए। अब लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे लोगों को आई जेड पता है और आपको पता है कि आई एक्स और आई वाई सेम है, इफ आई जेड इज नॉन एंड आई एक्स एंड आई वाई आर सेम, देन तो आप क्या बोलेंगे, अगर ऐसा है तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड बाई 2। पर ये कब करना है, जब आई एक्स और आई वाई सेम होंगे। जैसे कि बताता हूं सबसे सिंपल एग्जांपल, तो डिस्क है आपके पास में, ऐसे डिस्क है। अब मुझे पूछा इसके वर्ड बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो, मैंने बोला मुझे नहीं पता, तो मैंने बोला तो किसके वर्ड पता है, मैंने बोला इसके वर्ड पता है, इसके वर्ड पता है, इसके वर्ड कितना आता है आई, इसके वर्ड आता है mr²/2, हम जानते हैं। अब इसके वर्ड निकाल, मैं क्या बोला, इसके एक ऐसा एक्सिस बनाओ जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो बना दिए इसके परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इन दोनों के वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि नहीं होगा, होगा।
अब अगर शेप कुछ ऐसी होती कि इसके और इसके बोर्ड मतलब सेम नहीं आता, तब आप डायरेक्टली iz/2 नहीं कर सकते। पर अब मुझे पता है कि ix भी i है और iy भी आपके पास में i है, तब आप बोलते हैं 2i इज इक्वल टू iz। ऐसे लिख दिया मैंने, ix प्लस iy इज इक्वल टू iz। तो ix iy को कह दिया 2i और iz की वैल्यू लिख दी, तो कितना गया mr²/2, तो i कितना गया mr²/4। अब आपको ये बहुत सारे एक्सिस के बोर्ड निकाल के दिखाया जाता है कि जो आपके नॉन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे इससे पहले, अब उसका यूज करके भाई इस एक्सिस के बोर्ड बता, इसके बोर्ड बता, इसके बोर्ड बता। अब वो आपके लिए, उसके लिए आप वो नोट्स खंगालिए और पूरा से ढंग से पढ़िए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास्टर बोल रहा है कि ये बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ढंग से। क्या गलती होती है इसमें? गलती तो ये करते हैं 3D के लगाया, 3D के लगाना नहीं है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहीं से ही पास हो सकता है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास होना कोई जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि ix और iy वो होंगे जो बॉडी के प्लेन में है, और ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए और iz इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन के, ठीक। और जब आप ये करें कि भाई साहब ix इज इक्वल टू 2 या फिर iz/2, वो तभी करना जब ix और iy क्या हो आपके पास में बराबर। ये वाला iz है आपके पास में, ठीक है। कौन से वाला? ये जो बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया? अभी एक और थ्योरम है, लास्ट वो और देख लेते हैं एक बार, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो जो नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास में, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या खास है थोड़ा देख लेते हैं। वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास में 2D बॉडी के रहेगा, सबके लिए रहेगा, 2D 3D सबके लिए वैलिड है। सेकंड, इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि IP इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। इसका मतलब क्या है? अगर आपको सुनना मेरी बात, अगर आप जैसे एक बॉडी है, ऐसे कोई भी रैंडम बॉडी है ना, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ICM आपके पास में नोन है, और अगर आप एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं जो कि ICM के पैरेलल है, क्या क्या? जो ICM के पैरेलल है। ऐसा नहीं भाई साहब इसके अबाउट बता देगा, नहीं बताएगा, उसी के अबाउट बताएगा जिसके अबाउट ICM आपको पता है। जैसे मान इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है ICM, क्योंकि ICM में बहुत सारे हो सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, ये भी ICM हो सकता है, ये भी ICM हो सकता है, ये भी ICM हो सकता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट आपको पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसके पैरेलल अगर कोई एक्सिस है तो, और उसके बीच में सेपरेशन है परपेंडिकुलर वो कुछ d है, तो आप बोलेंगे सर IP इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। समझ में आ गया? इसमें खतरा क्या है ये बात ध्यान रखेंगे, ICM एंड IP शुड बी पैरेलल, शुड बी पैरेलल, और ICM सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मुझे बोले सर जी मुझे इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है, तो मैं यहाँ पे किसके अबाउट निकाल सकता हूँ? इसके अबाउट निकाल सकता हूँ, पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूँ इसके। अगर मुझे इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट बताऊं तो नहीं निकाल सकता, बिकॉज दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है। क्लियर? तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि ICM जो होगा, ICM विल बी मिनिमम, ICM विल बी मिनिमम। सही बात है, कोई और एक्सिस के अबाउट अगर आप देखेंगे तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। तो किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा? जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। मेरी बात वापस सुनिए एक चीज, अगर मुझे इसके अबाउट पता है और मुझे कोई पूछे यार इसके अबाउट निकाल दे, नहीं निकाल सकता बिकॉज एक्सिस पैरेलल नहीं है। अगर इसके अबाउट निकालना है तो सेंटर ऑफ मास में इसके अबाउट पता होना चाहिए, मतलब पैरेलल एक्सिस दोनों पैरेलल होने चाहिए। इसलिए इसका नाम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किसके वैलिड? सबके लिए वैलिड। एक सिंपल एग्जांपल करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बोले ये एक इसके अबाउट पूछ लिया मुझसे, यहां से एक कुछ भी मान लेंगे शेप रुक जाए एक बार, ये यहां से कुछ 4r डिस्टेंस पे है और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। अब मुझसे पूछा बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मैंने बोला पहली बात, कैसी बॉडी 2D 3D कुछ भी हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई जा सकती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया क्योंकि सॉलिड स्फीयर था तो परपेंडिकुलर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पैरेलल से ही काम होगा। तो अगर मैंने बोला यार इसके पैरेलल ICM कहां पे? ये सेंटर ऑफ मास ये रहा, इससे कोई इसके पैरेलल एक्सिस है क्या? हाँ, ये वाला एक्सिस पैरेलल है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? बिल्कुल पता है। कितना? 2/5 mr²। तो इस वाले के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज ICM प्लस MD²। तो यहां वैल्यू पुट करता हूं, ICM आ गया 2/5 mr² और M और D की वैल्यू आ गई 16r²। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? mr² बाहर आ गया आपके पास, 2/5 प्लस 16 दैट इज 82/5 mr²।
अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो पूरा आपने नहीं कर सकते। मैंने आपको थ्योरी कवर करवा दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। लेक्चर 1 को हम यहीं पे खत्म करेंगे। एक बार आप ढंग से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर देखेंगे, एक एक सवाल नोट्स का आप जरूर करेंगे, और अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप मॉड्यूल भी सॉल्व कर लीजिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का स्पेसिफिकली। उतना आपको मिनिमम आना चाहिए, और वो आपको जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों में हेल्प करेगा। हो सकता है डायरेक्टली सवाल दिखने को मिल जाए, मोस्टली इसमें होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जेईई मेंस में एक सवाल जरूर मिलता है आपको। जेईई मेंस का तो मिनिमम आपका कवर हो, जेईई एडवांस में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। तो एक बार आप ढंग से पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।